Assalamualaikum. Today is lecture 4 supply. तो व्हाट इज सप्लाई? रसद हम इसको उर्दू में बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में सप्लाई का मतलब है कि एक अमाउंट ऑफ रिसोर्स, किसी भी ज़राए की मिकदार जो कि एक फर्म पैदा करती है कैपिटल सरमाए के साथ, लेबर मज़दूरों के साथ। और हम इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह बयान कर सकते हैं कि इकोनॉमिक एजेंट्स जो होते हैं वो विलिंग होते हैं और काबिल होते हैं। मीन्स उनके पास एसेट होता है, सरमाया होता है, उनके पास लेबर फोर्स होती है, उनके पास बिजनेस करने के लिए कोई प्लान होता है, कोई लैंड होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो मार्केट, कोई ख़ास मार्केट प्लेस पे वो किसी भी चीज़ को बेचने के लिए रज़ामंद होते हैं और उनके पास एबिलिटी होती है। उसको हम सप्लाई कंसिडर करते हैं। तो सप्लाई के हम दो अजम्पशंस पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर का या सप्लायर का या उर्दू में फ़रोख्तकार का किसी भी चीज़ को बेचने के लिए रज़ामंद होना, किसी ख़ास मार्केट प्लेस पे और किसी ख़ास कीमत के ऊपर। उस ख़ास कीमत को हम कहते हैं गिवन प्राइस। ये दो अजम्पशंस हैं इसके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड वाला जब आपने पोर्शन सुना था तो उसमें भी अदर फैक्टर्स को डिस्कस किया गया। तो कोई भी लॉ जब हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे तो उसके साथ हमें अजम्पशंस, कुछ चीज़ें फिक्स्ड या कांस्टेंट एज्यूम करनी पड़ेंगी, तब ही हमारा लॉ जो है वो मार्केट में इम्प्लीमेंटेड है या लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंटेड होगा। तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जैसे कि हमने अजम्पशंस कांस्टेंट रखे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं अजम्पशंस। तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। इन अदर केस कि जब एक प्रोड्यूसर, एक फरोख्तकार किसी चीज़ को मार्केट में बेचना है तो कीमत के बढ़ने के साथ साथ वो अपनी चीज़ की क्वांटिटी सप्लाइड भी ज़्यादा बेचेगा। लॉ क्या स्टेट करता है कि किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ने के साथ साथ उसकी मिकदार रसद, जिसे हम क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं, वो भी बढ़ती जाती है। और इसके अपोजिट केस में किसी चीज़ की कीमत कम होने से उसकी मिकदार रसद कम होती जाती है। अब वो कोई चीज़ भी हो सकती है और वो कोई सर्विस भी हो सकती है। लाजमी नहीं कि वो गुड ही होगी, सर्विस नहीं होगी। वो सर्विस भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है। तो नीचे यहाँ पे पी आई लिखा हुआ है, पी आई के साथ जे लिखा गया है। ये कुछ कन्वर्जन में गलती हो गई है, कन्वर्ट नहीं सही हो पाया। यहाँ बेसिकली एरोज के निशान है। तो P का मतलब है कि P अगर इंक्रीज़ करेगा तो QS भी इंक्रीज़ करेगा, और P डिक्रीज़ करेगा तो QS भी साथ ही डिक्रीज़ करेगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ साथ सप्लायर के प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो वो क्वांटिटी सप्लाई का मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी को बेचना पसंद करता है। और इसी तरह अगर किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसके प्रॉफिट मार्जिन भी कम होते हैं, जिसकी वजह से वो क्वांटिटी सप्लाई भी कम कर देता है, चीज़ की मिकदार को बेचना कम कर देता है। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर एक फ़रोख्तकार दिन में 10 किलो चीनी बेचता है, 1 किलो चीनी के पीछे उसको 10 रुपये बचते हैं, तो 10 किलो चीनी के पीछे उसको 100 रुपये बच गए। अब वो 20 केजी चीनी बेचेगा, 20 केजी चीनी बेचेगा तो उसको कितना मार्जिन हासिल होगा? 200 रुपये। तो अगर मिकदार बड़ी है तो हम कह देते हैं जी कि कीमत बढ़े तो मिकदार बढ़ जाती है, ये क्वांटिटी सप्लाई कहती है। यहाँ पे तो हमने कीमत को नहीं बढ़ाया, सिर्फ मिकदार बढ़ाई है। एग्जिस्टिंग कीमत के ऊपर, जो कीमत हमारी चल रही थी उसी के ऊपर हमने मिकदार बढ़ा दी। तो उस लिहाज से भी जो है वो
फ़रोख्तकार को बेनिफिट हासिल हो रहा है, इजाफा हासिल हो रहा है, मुनाफा हासिल हो रहा है पहले के मुकाबले में ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे लॉ कहता है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो हम सिंपल कह देते हैं कि चीनी की कीमत अगर 90 रुपये किलो है और फ़रोख्तकार उसको 100 रुपये की किलो बेचता है, पर केजी के पीछे 10 रुपये रखता है, तो उसको 10 किलो के पीछे 100 रुपये बचता है। इसी तरह हम कहते हैं कि चीनी की कीमत अगर 100 रुपये किलो हो जाती है, अब फ़रोख्तकार को उसके पीछे 15 रुपये बचते हैं। हम कहते हैं कि चीनी के पर KGS के पीछे अब फ़रोख्तकार को 15 रुपये बचेंगे, पहले के मुकाबले में 5 रुपये ज़्यादा। तो अब अगर उसकी मिकदार 20 किलो बेचेगा, पहले वो 10 kg बेच रहा था, अब वो 20 किलो बेचेगा, तो 20 किलो बेचने पर उसको मुनाफा जो होगा वो 300 रुपये मुनाफा होगा। 15 मल्टीप्लाइड हम 20 करेंगे तो हमें 300 रुपये प्रॉफिट गेट हो जाएगा। तो ये छोटी सी मिसाल है इसको समझने के लिए। इसके बाद इसके अजम्पशन है जी कि हमें कौन सी चीज़ें कांस्टेंट अज्यूम करनी है, तब हमारा लॉ जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। नंबर 1 हमारे पास है नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कीमत के अंदर कोई कमी बेशी नहीं होगी, ना इजाफा होगा ना कमी होगी। क्यों? क्योंकि अगर रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमें जो चीज़ मिलेगी, फ़रोख्तकार को जो चीज़ हासिल होगी कारखाने से, वो भी बढ़ती हुई कीमत पे हासिल होगी। जब उसको चीज़ महंगी मिलेगी तो वो चीज़ को कभी भी ज़्यादा मिकदार में नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होंगे। जैसे ही उसको चीज़ महंगी मिलेगी उसके प्रॉफिट मार्जिन भी साथ साथ कम होते जाएंगे, तो इसलिए वो चीज़ को महंगा नहीं बेच पाएगा और ज़्यादा नहीं बेचेगा। तो लॉ यहाँ पे गलत साबित हो जाएगा। नंबर 2 है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में बेहतरी आती है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, तो अल्टीमेटली जो है मार्केट के अंदर चीज़ें जो हैं वो सस्ती अवेलेबल होंगी और ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होंगी। जब फ़रोख्तकार को चीज़ सस्ती मिलेगी तो वो कभी भी उसको ज़्यादा नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके ऊपर और बहुत से अखराजात करने पड़ेंगे, जैसे दुकान का रेंट उसके ऊपर पड़ेगा, जैसे उसकी अपनी मेहनत है, जैसे उसने कोई लड़का रखा हुआ है उसको वो तनख्वाह देता है, बिजली का बिल है, अखराजात हैं, तो वो थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन के लिए चीज़ को कभी भी ज़्यादा नहीं बेचता। तो इसलिए जब टेक्नोलॉजी आती है तो मार्केट में हर बंदे के पास वो चीज़ पहुंच जाती है। मिकदार बढ़ने की वजह से हर बंदा ही तकरीबन उसको फ़रोख्त करना शुरू कर देता है, तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो थोड़े थोड़े पैसों के लिए वो कम्पीट फिर नहीं करते, वो उस चीज़ को ज़्यादा बेचना पसंद नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे लॉ भी गलत साबित हो जाता है। नंबर 3 है नो चेंज इन द रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अगर जो चीनी की रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि चीनी की रिलेटेड प्रोडक्ट्स गुड़ है, तो हम उसे गुड़ अगर हमारे पास सस्ता आ जाता है, चीनी अगर 100 रुपये की किलो है और गुड़ हमारे पास 70 रुपये का किलो हो जाता है, तो अल्टीमेटली कभी भी दुकानदार जो है वो ज़्यादा मिकदार नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि सारिफ जो होगा, जो कंज्यूमर होगा, वो स्विच कर जाएगा चीनी से गुड़ की तरफ और वो गुड़ को तरजीह देगा चीनी के ऊपर, क्योंकि वो सस्ता है। तो दैट्स वाई कानून हमारा गलत साबित हो जाएगा। नो चेंज इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव्ड हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, तो उससे भी क्या आ जाती है, मार्केट में क्वांटिटी बढ़ जाती है, कारखाने ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन आ जाता है। जब कंपटीशन आता है तो फ़रोख्तकार जो है वो थोड़े थोड़े मार्जिन्स के ऊपर फिर चीज़ बेच रहे होते हैं। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे कह चुके हैं कि कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, मिकदारी रसद बढ़ेगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कीमत कम हो रही है, सस्ती कीमत पे चीज़ पीछे से मिल रही है, लेकिन आपको बेचनी भी सस्ती पड़ेगी। तो इसलिए भाई यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स कम होने की वजह से फिर सारिफ इसको बेचना ज़्यादा मिकदार में पसंद नहीं करता। नंबर 5 है नो चेंज इन वेदर। तो वेदर कंडीशंस भी अगर चेंज हो जाएं तो अल्टीमेटली अगर चीनी की खपत गर्मी में ज़्यादा है, सर्दी का मौसम आ जाए तो मिकदार ज़्यादा नहीं बिकेगी, लोग थोड़ी कीमत पे भी चीज़ को ज़्यादा लेना पसंद नहीं करते। इसी नेक्स्ट टाइम डायग्राम में टेबल हमारे पास टेबल में देखें, प्राइस हमने एक साइड पे ली है, एक साइड पे क्वांटिटी सप्लाइड ली है। प्राइस में आप देख सकते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50 रुपये, इसको हम रुपए कंसिडर कर लें एज वेल। तो इसी तरह क्वांटिटी सप्लाइड 10, 20, 30, 40, 50 हमने ली, इनको यूनिट्स कंसिडर कर लें
तो हम देख सकते हैं कि 10 रुपये अगर कीमत है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 है। 10 से अगर हम 20 पे स्विच करते हैं, हमारी कीमत 10 से 20 पे जाती है, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारी स्विच कर जाती है 10 से 20 रुपये पे। इसी तरह 20 से 30 कीमत 30 से 40 होती है, 40 से 50 होती है। तो इसी तरह एज वेल हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 पे जंप कर जाती है। तो हम कह सकते हैं कीमत के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है। बट अगर हमने वो जो अजम्पशंस ऊपर ज्यूम किए हैं वेरी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, वो अगर हमारे कांस्टेंट रहें, वो ना बदलें तो। इसी तरह अगर हम नीचे से ऊपर स्टडी करते हैं प्राइस को 50, 40, 30, 20, 10, तो एज वेल क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है 50, 40, 30, 20 और 10। ये तो हमारी है टेबुलर एक्सप्लेनेशन। अगर हम डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं लॉ की, तो हम देखें, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। डायग्राम आप देख सकते हैं कि इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि हमने एक्स एक्सिस लिया है, एक वाई एक्सिस लिया है। वाई एक्सिस पे आप लेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जिस ऐसा वेरिएबल जिसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी क्वांटिटी सप्लाइड, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी क्या वैल्यूज निकलेंगी। तो हमने प्राइस ली है 10, 20, 30, 40, 50 वाई एक्सिस पे। इसी के लॉन्ग साइड एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड ली है 10, 20, 30, 40, 50। तो कीमत जो जहाँ पे 10 है वहाँ पे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 10 है, वहाँ पे हमने डॉट किया दोनों को आपस में, वहाँ पे ए पॉइंट बन गया हमारा। इसी तरह जब हम ऊपर जा रहे हैं, कीमत हमारी बढ़ रही है, 10 से 20 की तरफ स्विच कर रही है, तो हम क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 से 20 की तरफ जा रही है। सिट्रस पैरिबस मिंटू से सिट्रस पैरिबस का मतलब है कि हम दीगर हालात बदस्तूर रहें, वो ना बदलें। तो जब 20-20 पे दोनों इंटरेक्ट होते हैं तो बी पॉइंट बनता है। एज वेल बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इट मीन्स 45% जो का एंगल है ये कर्व, जिसको हम सप्लाई कर्व बोलेंगे, जिसके ऊपर हमारे 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी एंड डी पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है एक्सप्लेनेशन की, कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम यूनिट 10 to 50 units alongside the quantity supplied increase from 10 to 50 units as well। तो जैसे पहले बता दिया कि 10 से 50 जो हमारा था वो इंक्रीज था कीमत का, उसके अलॉन्ग साइड हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या थी, रिस्पॉन्सिव थी, रिस्पॉन्स कर रही थी किसको, ए प्राइस को। क्या रिस्पॉन्स कर रही थी कि दोनों ही पैरेलली मूव कर रहे थे, दोनों ही पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहे थे। तो क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारी 10 से 50 यूनिट्स की तरफ मूव कर जाती है। कीमत के बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है। इन सप्लाई कर्व इंटरप्रिटेशन, अगर हम सप्लाई कर्व का इंटरप्रिटेशन करें तो उसके ऊपर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, बोथ वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि प्राइस है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि क्वांटिटी सप्लाइड है। तो दोनों वेरिएबल जिसमें प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड है हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। दोनों का रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है। कि अगर 10, 20, 30, 40, 50 कीमत बढ़ती है 10 से लेके 50 तक, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10, 20, 30, 40, 50 तक बढ़ती है अलॉन्ग साइड, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। और अगर 50, 40, 30, 20 और 10 कीमत कम होती है, तो इसी के पैरेलल हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी 50, 40, 30, 20 और 10 कम होती है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। लास्ट पे है द सप्लाई कर्व इज ऑफ 45 डिग्री स्लोप। ये 45 डिग्री स्लोप होता है। 45 डिग्री स्लोप हमेशा ये शो करता है कि दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन पॉजिटिव है। ये था हमारा आज का टॉपिक लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।